नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज स्त्री रोग और पांचभौतिक चिकित्सा सिद्धांत पार्ट 2 ये लेके आए हैं। मैं एक दो लोगों को यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ और हम लोग ना आज पांचभौतिक से स्त्री रोगों पे और चर्चा करेंगे, जो हमारा और ज्ञान को और बढ़ाएगा। और यहाँ पे चर्चा है, ऐसा नहीं है कि प्रवचन कोई एक देगा। यहाँ पे चर्चा करना है, डिस्कशन करना है, आप सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है यहाँ पर। तो कल हम लोगों ने स्त्री रोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा चीज बताऊंगा, फिर आप लोग भी यहाँ पर डिस्कस करिएगा। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आप लोग भी यहाँ पर बोल पाए। जो भी आप लोगों को समझ आता है वो आप बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है सूत्र स्थान अध्याय 14 में कि हम लोग चतुर्विध आहार होता है, मतलब 4 तरह के आहार हम लेह वगैरह खाते हैं और उससे 6 रसात्मक आहार जब लेते हैं तो उष्ण वीर्य या शीत वीर्यात्मक आहार को हम लोग खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर सारकिट विभाजन होता है और अन्न पचन होता है। तो फिर जब हम लोग ये देखते हैं रक्त धातु, मेन यहाँ पे रक्त धातु पे आज देखेंगे क्योंकि हमारा स्त्री रोगों पे हम लोग देख रहे हैं तो रक्त से आर्तव बनता है। तो यहाँ पर रक्त अगर धातु के बारे में हम लोग देखते हैं तो सूत्र स्थान में ऐसा बताया है कि रक्त में कौन से और 20 गुणों में कौन से गुण ज्यादा रहते हैं रक्त धातु में, क्योंकि हमें आर्तव को देखना है, आर्तव को समझना है। तो इसमें विस्तृता, द्रवता, रागः, स्पंदनम, लघुता तथा ऐसा बताया है। मतलब यहाँ पे रक्त धातु में विस्तृता रहती है, फिर उस में द्रवता रहता है, राग रहता है मतलब कलर रहता है, उसमें स्पंदन रहता है, लघुता रहता है। तो इस पर ही हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जब हम पांच भौतिक आहार का सेवन करते हैं तो उसमें अवस्था पाक हो जाता है और उसके बाद में सूक्ष्म स्थूल भाग और किट्ट भाग, सूक्ष्म पचन, स्थूल पचन और सूक्ष्म पचन, ऐसा हम लोग देखते हैं। स्थूल पचन में भी सारकिट विभाजन होता है, सूक्ष्म पचन में भी सारकिट विभाजन होता है। तो जो आहार में सार भाग है उसी से सभी धातुओं को पोषण मिलता है और शरीर भी पांच भौतिक है। तो जैसे जैसे जो जो चीजें जरूरत है वैसे वैसे शरीर को आहार से मिल जाता है। और हम अगर तीनों दोषों के हिसाब से देखें तो हम दोष के हिसाब से देखें तो अस्थि धातु में वायु रहता है, वायु और अस्थि का आश्रय संबंध रहता है। इसी तरह से स्वेद और रक्त में पित्त दोष का रहता है, मतलब उसमें संबंध रहता है, पित्त और रक्त का आश्रय संबंध रहता है और पित्त है वो स्वेद में भी रहता है। इसी तरह से कफ जो है वो तो सभी धातुओं में रहता है। रक्त धातु का वर्णन करते समय विस्तृता और द्रवता आदि गुणों के बारे में बताया गया है और इसमें गंध भी रहता है, रक्त में एक लौह गंधिता ऐसा रहता है। ये गंध मतलब क्या है कि पृथ्वी महाभूत वाला है और विस्तृता जो है वो अभी पृथ्वी पार्थिव तत्व है वो रक्त में रहता है।
रक्त धातु की अगर विकृति आ गई तो जो विस्त्रगंधी पित्त है या रक्त है वह विकृत हो जाता है, और तेज महाभूत जो रहता है वह सार किट विभाजन कर रहा है, सब धातुओं को पचा रहा है। वहां पे अगर तेज महाभूत विकृत हो गया तो विस्त्रगंध जो है पार्थिवता को इम्बैलेंस करेगा और विस्त्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा आगे बता रहे हैं कि विस्त्रगुण जो है मतलब एक तरह का गंदा प्राकृत रहे तो वो ठीक है, लेकिन विस्त्रगुण अगर विकृत हो जाए तो वह शरीर में कुछ ना कुछ पैथोलॉजी को बता रहे हैं, संप्राप्ति को बता रहे हैं। अभी ये विस्त्रगुण कैसे बढ़ जाता है आर्तव में, तो उपवास जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं तो उनका ना उपवास की वजह से विस्त्रगुण बढ़ जाता है। जो लोग जागरण करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनमें विस्त्रगुण बढ़ जाता है। विस्त्रगुण जो है ये एक तरह से पित्त का ही विस्त्रगुण जो रहता है वह विकृत हो जाता है, और इसमें तेज का भी इन्वॉल्वमेंट है और पार्थिवता का भी इन्वॉल्वमेंट है। जागरण करने से, फिर पेय पदार्थ का व्यसन जो रहता है, चाय कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में लेना, तंबाकू का सेवन करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये जो अगर लेडीज लोग करती हैं तो उनका जो आर्तव है वो विस्त्रगंधी हो जाता है, बहुत गंदा स्मेल का आ जाता है। इसी तरह से बद्धकोष्ठता बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, और उसके वजह से और जो मेंसेस आते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा स्मेल आती है। मेंसेस का जो ये गांठी पड़ने लगते हैं, मतलब क्लॉट्स पड़ने लगते हैं, उसमें भी दुर्गंधी बहुत ज्यादा होती है। तो ये विस्त्रगुण विकृत हो गया है, इसको ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से द्रवता जो है, अगर द्रवता धर्म जो है वो आप महाभूत का है, रक्त का प्रमाणता वृद्धि हो जाता है। अगर वहां पे आप है इम्बैलेंस हो गया तो मेंसेस के टाइम पे बहुत ज्यादा मेनोरेजिया मेटोरेजिया होने लगता है। मेंसेस के टाइम पे बहुत सारे पैड चेंज करने पड़ते हैं, रक्त धातु की बहुत ज्यादा विकृति हो जाती है। ये पूरा रक्त वाहिनियों में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति यहाँ पे दिखने लगती है। शरीर में सारा जो द्रवता है वह बढ़ जाता है, तो रक्त और पित्त ऐसा संप्राप्ति, अधोग रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति दिखने लगती है। उसी तरह से जो यहाँ पे राग शब्द है, रक्त को राग शब्द है, तो राग शब्द है वह रस रंजनात्, रस को जो लालिमा है, रक्त में जो रेडनेस है उसको राग बोला है यहाँ पर। राग का मतलब क्रोध नहीं है, राग मतलब मराठी में हम राग बोलते हैं, हिंदी में भी राग बोलते हैं। तो यहाँ पर लेकिन रस को जो कलर आता, रक्त को जो कलर आता है रस से, रक्त में रंजक पित्त से, तो वहां पे लालिमा जो है वह भी विकृत होने लगती है। और उसका कारण होता है कि यहाँ पे राग शब्द हम यहाँ पे ये लेते हैं कि क्रोध किया बहुत ज्यादा, पित्त दूषित हो गया, चिंता किया बहुत ज्यादा, स्ट्रेस लिया, उसकी वजह से ये कलर भी है वो चेंज होने लगता है। फिर है स्पंदन शब्द बताया है, स्पंदन शब्द भी जो है वो वायु के वजह से रहता है। यहाँ पर मैं एक तरह से पांच भौतिकत्व बता रहा हूँ। यहाँ पे विस्त्र गंधी पित्त जो बताया वो पार्थिवता की तरफ बताया, द्रवता धर्म बताया वह रक्त का मैंने आप का बताया, राग बताया वो मैंने तेज का बताया, रंजक पित्त का कार्य होता है, तेज महाभूत का। इसी तरह से स्पंदन जो है वह वायु का है। जब शरीर में बहुत ज्यादा पृथ्वी और आप का आवरण हो जाता है, आम बहुत ज्यादा हो जाता है, स्त्रोतोरोध हो जाता है, तो स्पंदन जो है रक्त का वह कम होने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि क्लॉट्स आने लगते हैं। और फिर स्पंदन अगर विकृत हो गया तो वायु की वृद्धि हो जाएगी, और फिर डिसमेनोरिया और बहुत ज्यादा मतलब पेनफुल ऐसे मेंसेस ऐसे आने लगता है। उसी तरह से आयुर्वेद में मतलब पांच भौतिक सिद्धांत में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, इसको देवी रोग बोलते हैं, या गोवर और कांजिनिया ऐसे बताएं, ये तीनों जो बीमारियां हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, ये बहुत ही उष्णता निर्माण करने वाली व्याधियां हैं। इनकी उष्णता ये एक तरह से वायरल ही रहता है, इनकी उष्णता जो रहती है शरीर, स्त्री शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब ये हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, तो वो रक्त धातु से संबंधित रहता है, और स्मॉल पॉक्स और मीजल्स जो है वो मांस धातु से ज्यादा कनेक्टेड रहता है, ऐसा बताया है। और छोटे बचपन में ही ये ज्यादा हो जाता है, बाद में उसका अगर इलाज नहीं किया गया तो उसके जो विष तत्व हैं शरीर में वह बाद में तकलीफ देते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि बॉडी में हीट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से मेंसेस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि मतलब बचपन में मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की हिस्ट्री है कि नहीं है। अगर है तो हमें शरीर को शुद्धि करने का, पंचकर्म वगैरह करके ट्रीटमेंट देने का कोशिश करना चाहिए।
उसी तरह से जो डिसमेनोरिया के बहुत पेशेंट आते हैं हमारे प्रैक्टिस में, तो उसमें क्या रहता है कि तीव्र शूल रहता है, लोअर एब्डोमेन पेन बहुत ज्यादा रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर वहां पे स्कैंटी मेंसेस है और डिसमेनोरिया है तो वहां पे रक्त धातु की द्रवता कम हो गई है, ऐसा हमें पता चलता है। कभी कभी हमें मीजल्स चिकन पॉक्स इसका हिस्ट्री नहीं मिलता है, हर समय मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि द्रवता कम हो गई है, बॉडी में हीट बढ़ गया है बिना मीजल्स और चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स हुए भी। तो फिर इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ऐसे कंडीशन में जब बहुत ज्यादा डिसमेनोरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा पेनफुल मेंसेस आ रहे हैं, तो खाने के पहले चंद्रप्रभावटी और त्रिवंग भस्म ये दूध के साथ देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि डिसमेनोरिया, अगर गर्भाशय में सूज आ गई है, स्वेलिंग आ गया है अंदर ही अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, या फिर कहीं ना कहीं स्वेलिंग है, तो वह कम हो जाता है। उसी तरह से चंद्रप्रभा त्रिभंग भस्म से धारणा शक्ति बढ़ जाती है। अगर खाना खाने के बाद गुलाब के पानी के साथ में हम लोगों ने प्रवाल भस्म दिया, तो इससे रक्त की द्रवता बढ़ जाती है, क्योंकि प्रवाल जो है वो पानी में ही उत्पन्न होता है, और वह पार्थिव और जल महाभूत तत्व प्रधान है, ज्यादातर उसमें जलीय तत्व रहता है, तो रक्त की द्रवता को बढ़ा देता है। और प्रवाल भस्म जो है वो दोपहर में खाने के बाद एक बार देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और रक्त धातु को और अच्छा करना है तो मंडूर भस्म का प्रयोग करना चाहिए। अगर मंडूर भस्म को खाने के पहले सुबह और शाम दे, या दोपहर रात को दे, तो जो भी मेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है, डिसमेनोरिया, वह पूरी तरह से ठीक होते हुए पाया जाता है। उसी तरह से कुछ कुछ ऐसे पेशेंट आती हैं जिनको ना बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आता है, बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आता है, बीच बीच में भी आ जाता है, 15-15 दिन पे भी आ जाता है, 7-7 दिन पे भी आ जाता है। तब ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? और उस टाइम पे इतना ज्यादा हैवी मेंसेस आता है कि ज्वाइंट पेन वगैरह भी होने लगता है, तो उस टाइम पे पद्म किट उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब पद्मक, और क्योंकि हमें पार्थिवता को बढ़ाना है, तो वहां पे पद्मक और ये मंडूर भस्म इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं। हाँ, अगर हैवी मेंसेस आ रहे हैं तो पहले उसका हेतु जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि क्यों ये द्रव गुण बढ़ गया रक्त में, तो उसका कारण ये हो सकता है कि दही बहुत ज्यादा खाया है, दही खा के बॉडी में हीट बढ़ गया है, और दही का सेवन, ऐसी बहुत सारी चीजें खाई हैं जो अभिसंधि गुण वाली हैं, उसको खाने से द्रवता बढ़ गई है शरीर में, तो वह सबसे पहले हमें बंद करना चाहिए। दूसरा बात बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा जब हैवी मेंसेस आ जाते हैं तो एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या करते हैं कि गर्भाशय को निकाल देते हैं, जबकि ये करना गलत है, क्योंकि गर्भाशय निकाल दिया, पृथ्वी ही निकाल दिया, तो वहां पे फिर वायु का प्रकोप हो जाएगा, और मतलब जहां पर से हमने पार्थिव चीज निकाल दिया, फिर उसकी धारणा शक्ति स्त्री की वही कम हो जाएगी, तो उससे फिर मतलब फिर जो बोलते हैं एंटी एजिंग, जल्दी बुढ़ापा आना, ऐसे सारे सिम्टम्स आए, क्योंकि पार्थिवता ही हमने निकाल दिया है, तो वह निकालना बहुत गलत है। उसको हमें ध्यान में रखते हुए ऐसे आयुर्वेद की दवाइयां जैसे कि हाँ, एक और इन्होंने बोला है कि बीज धर्मणी और प्रसव धर्मणी, प्रकृति का दो धर्म बताया है। प्रसव धर्मणी तो जब तक मेंसेस आ रहे तब तक प्रसव धर्मणी ये गुण धर्म रहता है स्त्री में, क्योंकि जितना भी हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा है कि प्रकृति और पुरुष होता है, और प्रकृति का गुण पढ़ा है कि वह प्रसव धर्मणी और बीज धर्मणी है, तो वही तत्व, प्रकृति का तत्व स्त्री में आया है। तो प्रसव धर्मणी है वो तो जब तक मेंसेस आ रहे हैं तब तक वो मतलब प्रसव धर्मणी गुण धर्म रहता है। बीज धर्मणी जो धर्म रहता है, यह जब 40 साल बीत जाता है, एक मिनट म्यूट, प्लीज म्यूट रखिए। इसमें बोल रहे हैं कि बीज धर्मणी जो है, मतलब जो ये बनना, ओवल्यूशन होना, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। उसको हमेशा ही प्राकृत अवस्था में रखने के लिए मतलब ध्यान देना जरूरी है कि खान पान जो है, दिनचर्या है, उसको हमेशा ही ध्यान में रखे। और यहाँ पर तो बोला है कि आप लोग ना मतलब मन बुद्धि इंद्रिय इनको कंट्रोल में रखिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि रोज सुबह शाम स्नान करना चाहिए, तुलसी को पानी डालना चाहिए। तुलसी को पानी डालना एक तरह से जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको ठीक करने का मानसिक और शारीरिक रूप से एक प्रक्रिया है, जिससे
पूरा शरीर अच्छा हो जाता है। तो इसलिए तुलसी को पानी जरूर डालना चाहिए। उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं उनको वेंकटेश स्तोत्र जरूर बोलना चाहिए, और बहुत सारे देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे अलग अलग चीजें बताई, बहुत सारे मंत्र, दैव अपाशय वाली चिकित्सा बताई। दूसरा बता रहे हैं कि गर्भाशय और मूत्राशय जो रहते हैं यह दोनों अपान के क्षेत्र में आते हैं। गर्भ निष्क्रमण किया और मूत्र विसर्जन, ये सब अपान वायु का ही कार्य रहता है। तो अपान की दृष्टि ना हो उसके लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि वेगावरोध ना करें। अगर वेग अवरोध करेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा। हाँ, मुझे एक चीज रह गया था जो मैं बोल रहा था कि बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आते हैं। तो हैवी मेंसेस जब आ रहे हैं तो उसमें पांच भौतिक में जो बबूल होता है, बबूल का निर्यास जो रहता है, बबूल निर्यास जो रहता है वो कषाय रसात्मक रहता है और वह पार्थिव रहता है। वो खाने के लिए देना चाहिए। 5 ग्राम घी लेना चाहिए, और जो बबूल का गोंद होता है वो 50 ग्राम लेना चाहिए। इसका पाउडर बना के इसका प्रयोग करने से ये हैवी मेंसेस में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से जो गिरिज बताया, जो पार्थिव और अस्थि स्नायु संधानकर है, गिरिज का प्रयोग करें, पद्म किट का प्रयोग करें, श्रृंग किट का, पंचसार, इन सब का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पंचसार का मतलब है कि जो नारिकेल का जल होता है उसको पंचसार बोला है, उसका प्रयोग करना चाहिए। गर्भिणी अवस्था में अगर कभी कभी ये हो जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, गर्भिणी जो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है तो वहां पे नारिकेल जल मतलब पंचसार और पद्म किट, इसका प्रयोग करने से एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। अभी आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर पूजा मैम, पूजा भावसार मैम, आप कुछ बोलिए। सरोज मिश्रा जी आप कुछ बोलिए प्लीज। पूजा मैम, मैंने ठीक बताया है सब? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर इसी का, ये जो आपने बोला है ना, इसी पे मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच वाला बताना है, जो मैंने भी मेरे प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस किया है। तो ये पांचभौतिक में यहाँ पे बताते हैं कि हमारा जो गर्भाशय है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है। तो इसे ही आज आप उस स्त्री रोग का ले रहे हो, तो इसमें मैंने जो पढ़ा है वो मैंने प्रैक्टिकली देखा है मेरे प्रैक्टिस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग पांचभौतिक जो दातार शास्त्री जी का अध्ययन है और ये जो चिकित्सा है, इसमें वो मानते हैं कि यूटेरस इज अ पृथ्वी, वो हमारे बॉडी का पृथ्वी है। तो वो बोलते हैं कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केस आया था, उसमें वो जो कपल थे तो उनकी जो पहली बेटी थी, शी इज 9 years old, और वो बोले हमारी जो बड़ी बेटी है शी इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, उसको कभी कुछ तकलीफ नहीं होता है और उसका इम्यूनिटी भी अच्छा खासा है, और जैसे कि ये वेदर चेंज होता है तो उसको कुछ बाद में उनका आएगा 3 times उसका ये हुआ था एबॉर्शन, और जब 3rd टाइम एबॉर्शन हुआ था तब उन्होंने प्रॉपर हॉस्पिटल जाके डीएनसी कराया था, और बाद में उनको एक बेटी हुई है जो कि अभी 4.5 years की है। तो वो बेटी मतलब सीजरियन सेक्शन होने के बाद अभी वो 4.5 की है, लेकिन वो जैसे ही वेदर चेंज होता है या फिर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे वो भी स्कूल गई या फिर कहीं गाँव गई, तो वो तुरंत ही बीमार पड़ती है। तो उसका इम्यूनिटी भी बहुत कम है, और वो वही बोल रहे थे, मुझे बोलना चाहते थे। उन्होंने मुझे पूछा कि हमारी बड़ी बेटी है उसको कुछ तकलीफ नहीं होता है, और ये छोटी बेटी है इसको क्यों तकलीफ होता है, और दोनों को हम लोग तो मतलब सेम ही एक ही घर में है, तो सेम ही खाना खिलाना रहना खान पान सब सेम है। तो इसका ही उत्तर मैंने वो पढ़ा था जब मैं अध्ययन कर रही थी पंचमहाभौतिक का, कि वो बोलते हैं कि जो पृथ्वी महाभूत है हमारा यूटेरस, जब उनका जो मैंने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो बड़ी बेटी कंसीव हुई थी उसके बिफोर दैट आपका कुछ डीएनसी एबॉर्शन ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो उन्होंने बोला था कि नहीं, ये तो मतलब बेटी प्रेगनेंसी रह गई और बेटी हो गई ऐसा। तो इसका मतलब जब पहली बेटी पैदा हुई ना तब उसका पृथ्वी बहुत अच्छा बल्य था, माँ का यूटेरस इज वेरी हेल्दी, और पृथ्वी महाभूत प्रधान था, तो जो हम जो पृथ्वी बोलते यूटेरस अच्छा था, बल अच्छा था उसका, और जो हमारे सक्सेना मैडम बोलते हैं ना ऋतु अम्बु बीज, वो सब अच्छा नॉर्मलाइज था। तो जो लड़की हुई वो भी हेल्दी हुई, लेकिन आफ्टर दैट वो डीएनसी में, जैसे मराठी में बोलते पृथ्वी खरडून काढली, मतलब एक तरह का घर्षण हुआ है वो डीएनसी के प्रोसेस में।
और ड्यूरिंग दैट एबॉर्शन तो वो थोड़ा वीक भी हो गई पृथ्वी महाभूत प्रधान यूटेरस का, तो सेकेंड बेबी थोड़ी वीक हो गई। ये यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया है सर प्रैक्टिस में। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें क्या दवाई देना चाहिए पृथ्वी को बढ़ाने के लिए? पद्म किट। हाँ, पद्म किट तो अच्छा ही है सर, उसमें पृथ्वी महाभूत प्रधान है और मंडूर भी है, तो रस और रक्त धातु दोनों को बल देता है। और जैसे जस्ट ना वो आपने बताया था ना ये बबुल निर्यास का, उसका भी बहुत अच्छे रिजल्ट है सर जी, क्योंकि उसको पिछिल भी गुण है बबुल निर्यास में, और स्ट्रेंथ भी देता है बोन्स को, यूटेरस को, क्योंकि पृथ्वी भी है और हमारे बोन्स को भी वो हेल्दी रखता है सर। जी। और विद्रुम किट मतलब प्रवाल और मंडूर, ये भी तो अच्छा करेगा, रक्त धातु में भी अच्छा काम करेगा। हाँ, प्रवाल मंडूर भी देते हैं सर। हाँ सर, वो भी अच्छा काम करता है प्रवाल मंडूर। मेन तो हमको अपान वायु की दृष्टि जो होती है ना, जिससे वजह से एबॉर्शन और डिस्मेनोरिया, ये मेन यहाँ पे हमको अपान वायु को ही फोकस करना पड़ता है। उसका अनुलोमन अगर प्राकृत रहेगा तो ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाता है सर। जी, एक चीज बताइए, कांति प्रभा क्या होता है? चंद्र प्रभा कोई बोलते हैं? हाँ, कांति प्रभा चंद्र प्रभा है सर। और पद्म कांति क्या है? पद्मक और चंद्र प्रभा। हाँ, हाँ हाँ सर, कल आई थिंक आपने कांति कल प्रभा में ग्रुप में डाला चंद्र था ना। प्रभा के साथ और भी श्वेता कुछ मैम है आपका मैम। आवाज कट रहा है। है मैं बताती हूँ मैम, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सर ने कल सर आपने भी कल इसमें डाला था ना ग्रुप में, वो हाँ। बराबर डाला था आपने सर, जहाँ कांति आएगा वहाँ चंद्र प्रभा होती आएगा। ठीक है श्वेता मैम, आपका आवाज क्रैक हो रहा है बहुत ज्यादा। मैडम भी पढ़ रहे हैं अभी प्रभा श्वेता मैम थोड़ा बाहर आके बात करिए ना, नेटवर्क एरिया में आइए। सर कांति प्रभा में पद्म काष्ठ और चंद्र प्रभा आएगा, पद्म काष्ठ आएगा वहाँ पे, और वह चंद्र प्रभा 10 आएगा, और पद्म काष्ठ 40 आएगा, चंद्र प्रभा 10 आएगा कांति प्रभा में। जहाँ कांति आएगा वहाँ हाँ, चंद्र प्रभा नहीं आएगा। नहीं सर। हाँ श्वेता मैम आप बोलिए, आप क्या बोलिए? हाँ सर, अभी आ रहा है, नहीं तो थोड़ा सा बाहर आके बात करिए, थोड़ा सा बाहर। हाँ बोलिए बोलिए मैम। यस सर, यही मैं बोल रही थी कि नहीं, आवाज कट रहा है, आवाज श्वेता क्लियर। मैडम, सर श्वेता मैडम भी अभी रीडिंग स्टार्ट कर दी है बुक्स का। अच्छा ऐसा है। हाँ हाँ, उनका आया था बीच में 2-3 बार मैसेज। शी इज ऑल्सो लर्निंग नाउ। जी, और ये जो जिंगी शारदी चूर्ण है, इसमें मंजिष्ठा हाँ, 500 ग्राम और सारीवा 500 ग्राम, इसका हाँ प्रयोग सर, करते जिंगी हैं। सर्दी। हाँ हाँ। सर, जिंगी सर्दी ये प्योर सारीवा और मंजिष्ठा का ही कॉम्बिनेशन है, और हाँ। क्योंकि एक क्षारधर्मी है, दूसरा आम्लधर्मी है, एक उष्ण है और एक शीत है, तो वो जब अंदर जाएगा बॉडी का तो हमको मधुर उसका वो मिलेगा रिजल्ट। हाँ। माधुर्य वो ये करता है ना बॉडी में। हाँ, इसमें ऐसे बोले मंजिष्ठा उष्ण है, गुरु है, अम्लधर्मी है और वर्ण है। हाँ सर, और सारीवा एक correct। गुरु स्निग्ध क्षारधर्मी है सारीवा। तो हाँ ये सर, आम वो अविष्नाशक है, रक्त शोधक है, वृक्ष है, गर्भ स्थापक है और रक्त धातु की स्थिरता प्रस्थापित करता है। यस सर, यस सर, का प्रयोग करें। यस सर, उसका वही मेन है। अम्ल और क्षारधर्मी दोनों अलग अपोजिट है, अगर दोनों मिला के देंगे तो माधुर्य स्थापित होता है सर। जी, तो वो हमारे रक्त धातु पे बहुत अच्छे से कार्य करके उसको मतलब बल देता है। तो जहाँ पे भी रक्त धातु दृष्टि, इन केस ऑफ स्किन डिसीजेस आल्सो विल गेट अ गुड रिजल्ट सर। रक्त धातु में प्रमेय में भी इसका बहुत अच्छा यूज हो सकता है सर। जी। चलिए श्वेता मैम, आप नेटवर्क एरिया में आई हैं क्या? यस सर, यस सर। नहीं सर, मैं बस यही बोल रही थी कि कांति प्रभा में उन्होंने और कुछ ऐड किया है, तो मैम ने बताया पद्म काष्ठ है, चंद्र प्रभा और पद्म काष्ठ है ना, वही बता रही थी। पद्म कांति फिर क्या है? पद्म कांति, पद्म कांति मतलब पद्मक और चंद्र प्रभा, और कांति प्रभा मतलब चंद्र प्रभा। अच्छा ऐसा है, ओके। हाँ, तो मेरा कंफ्यूजन हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। कांति प्रभा मतलब चंद्र प्रभा। प्रभा, ओके हाँ। ओके। पद्मक कांति मतलब पद्मक और चंद्र प्रभा। और चंद्र प्रभा, ओके ओके। जहाँ पर भी कांति अभी शब्द आ रहे हैं, कांति शब्द आ रहे हैं वहां पे चंद्र प्रभा है। जहाँ किट्टे शब्द आ रहे हैं वहां पे मंडूर भस्म। मंडूर है भस्म। बिंद्रुम आ रहा है तो प्रवाल भस्म। पूजा मैम ने अभी बताया ना कि
कांति प्रभा जो है वो पद्म काष्ठ के साथ में चंद्र प्रभावती, ऐसा ऐसा है क्या? कांति प्रभा हाँ, का बताइए कांति पूजा में। प्रभा मतलब सर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए कांति जहाँ शब्द आएगा ना कांति, वहां पे ये आएगा चंद्र प्रभा आएगा और पद्म काष्ठ आएगा सर। वहां पे पद्म काष्ठ 40 है, चंद्र प्रभा 10 है, अच्छा, तो इसको कांति प्रभा बोलेंगे। और आप जो पद्मक का नहीं है सर, यहाँ पद्म काष्ठ आएगा। पद्मक तो कांति दूसरा करके भी है, पद्मक कांति। हाँ सर मैं बताती हूँ। देखिए एक कॉम्बिनेशन चंद्र प्रभा के मैं पहले कॉम्बिनेशन बता देती हूँ, मतलब सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कांति प्रभा में चंद्र प्रभा आएगा 10 ग्राम और पद्मक काष्ठ आएगा 40 ग्राम आएगा। तो ये मेन इसका रोल ये है कि गर्भाशय में जो रिकरेंस ऑफ अबॉर्शंस होते हैं जिन स्त्री हाँ वो 30 ग्राम आएगा। तो उसका कषाय रस प्रदान है। तो कषाय रस प्रदान होने के कारण जिनका भी क्या मतलब क्षार धर्मी उष्णता बढ़ती है वहां पे हम लोग ये देना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन देना चाहिए। और आते आते वो जो आपने अभी मेनोरेजिया का बताया था ना, वो चंद्र प्रभा प्लस गिरी जाएगा वहां पे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा सर। वो आपान काली देने के लिए, मतलब अतिरिक्त रक्त में जो अतिरिक्त द्रवता बढ़ी है उसको शोषने के लिए चंद्र प्रभा और गिरीश का भी कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये 3 है। और अब पद्मक कांति का आप पूछ रहे थे, उसमें पद्मक और चंद्र प्रभा आएगा। कितना कितना क्वांटिटी कितना? मैं बताती हूँ सर, मैं ग्रुप में डालती हूँ सर। हाँ, ये थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिए। मैं ग्रुप में डाल देती हूँ सारा ही, मतलब क्या थोड़ा जो कॉम्बिनेशन है ना वो सब डालती हूँ मैं ग्रुप में। हाँ, डोज के तो हिसाब से। सबको डोज के हिसाब से सब डाल दूंगी मैं। हाँ, और ठीक। से आपको चाहिए तो सेवन काल भी डाल दूंगी, ऐसा कुछ नहीं। सेवन काल भी डालिए। हाँ, ओके, शॉर्ट नोट्स से थोड़ा थोड़ा जो कॉम्बिनेशन के ना वो बना के भेज देती हूँ। ठीक है ठीक है। अब मिश्रा जी आप बोलिए सर। सर प्रणाम। प्रणाम। आपका वीडियो तो ऑन है, आपको मैं स्पॉटलाइट करूँ क्या? नहीं, वीडियो गलती से ऑन हो गया, अंधेरा है। मुझे लगा आप दिखाना चाहते हैं अपने आप को। नहीं। अच्छा ठीक है। तो हम लोग आज देख रहे थे कि रक्त की जो पांचभौतिक प्रॉपर्टीज हैं और उसके क्या क्या हमारे ड्रॉबैक इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो रक्त की पहली प्रॉपर्टी सर ने जैसे बताया कि गंध गुण एक रक्त का होता है, विसर्गंधी द्रव गुण होता है। इसमें एक रेडनेस रहती है जिसे राग गुण कहते हैं, चल गुण रहता है, हल्कापन रहता है। तो ये किन किन महाभूतों से रिलेटेड रहता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि त्रिदोष चिकित्सा में जो वात दोष की वजह से, वात दोष इज डायरेक्टली रिलेटेड विद अस्थि धातु। पित्त दोष जो रिलेटेड रहता है वो रक्त और स्वेद से रिलेटेड रहता है और कफ सारी धातुओं में रहता है। तो पृथ्वी महाभूत रक्त में जो गंध गुण आता है, जो विसर्गंध आती है, गंध पृथ्वी महाभूत का स्वभाव होता है, गंधवती पृथ्वी। तो पृथ्वी महाभूत की वजह से यहाँ पर गंध गुण आता है। कई बार क्या होता है कि उष्णता तीक्ष्णता इतनी बढ़ जाती है शरीर में कि वो सारे द्रवांश को अवशोषित कर लेती है और उसके बाद वो मांस का है। इसकी वजह से एक विसर्गंधी पैदा होती है। तो क्योंकि हमारा यूट्रस का जो नरिशिंग पार्ट, पोषक तत्व होता है, वो मांस धातु का बना हुआ होता है। जब हमारी अग्नि है वो बहुत विकराल रूप से बढ़ जाती है या डिफरेंट हेतुओं की वजह से, इम्प्रॉपर डाइट की वजह से, सोने की वजह से या व्रत रखने की वजह से या हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज की वजह से या वेगों को धारण करने से जब अनावश्यक रूप से हमारी अग्नि बढ़ जाती है तो ये क्या करती है कि ये हमारा मांस का पाचन करना शुरू कर देती है और उसकी वजह से ये विसर्गंधी डेवलप होती है। साथ ही साथ ये क्या करती है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो द्रव पार्ट है उसको भी अवशोषित कर लेती है, तो कॉन्स्टिपेशन एक डेवलप होता है। जब ये यूट्रस के भी द्रव पार्ट को अवशोषित कर लेती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्लॉट्स वगैरह आने भी शुरू हो जाते हैं और
बैड अडर भी आने मेंसेस में शुरू हो जाती है। डिस्मेनोरिया की कंडीशन कई बार आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिपेशन के साथ एसोसिएटेड रहती है। रक्त धातु का जो दूसरा गुण है, जो आपकी वजह से, आप महाभूत की वजह से होता है, वो द्रव गुण होता है, जहां पर लिक्विडिटी बढ़ जाती है अनावश्यक रूप से और मीनोरेजिया और मेट्रोरेजिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि डिफरेंट डिफरेंट हेतुओं की वजह से वायु ने बढ़ के कफ का शोषण कर दिया और कफ के शोषण की वजह से अनावश्यक रूप से उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई और एक निकटवर्ती मांस धातुओं को द्रवीभूत करके द्रव पार्ट का रक्त ने अवशोषण करना शुरू कर दिया। द्रव का वॉल्यूम बढ़ गया, रक्त का वॉल्यूम बढ़ गया और एक मीनोरेजिया और मेट्रोरेजिया की कंडीशन, अधोग रक्तपित्त जैसी कंडीशन डेवलप हो गई। तो यहाँ पर जैसे अभी पूजा मैम ने बताया कि चंद्र प्रभा और गिरिज देने से इसमें बेहतर रिजल्ट मिलता है और साथ ही साथ पित्त की द्रवता बढ़ाने का इंडिकेशन भी हमने करना चाहिए। क्षारधर्मी रक्त पित्त की, अम्ल पित्त की चिकित्सा भी करनी चाहिए। इसकी वजह से जब इस तरीके की कंडीशन डेवलप होती है तो एक राग गुण रक्त का जो है वो भी यहाँ पे डेवलप हो जाता है, मतलब कि रेडनेस एक तरीके की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस तरीके का डेवलप हो जाता है यूट्रस में। तो ये तीसरा गुण जो था राग गुण था। चौथा गुण जो रक्त का था वो चल गुण होता है। चल गुण तीसरे महाभूत से रिलेटेड रहता है, वायु महाभूत से। तो अगर चल गुण यूट्रस में क्या होता है कि स्पंदन वगैरह होता है, ये चल गुण की वजह से, वायु के चल गुण की वजह से होता है। कई बार क्या होता है कि अग्निमान्यता की स्थिति में आम या कफ अनावश्यक रूप से बढ़ के आकाश महाभूत के स्थान को कम कर देता है। तो आकाश महाभूत के स्थान को जब कम कर देता है तो वायु को मूवमेंट के लिए कम गति मिलती है। जब वायु को मूवमेंट करने के लिए कम गति मिलती है तो यूट्रस का जो स्पंदन होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यूट्रस में अगर जो जहाँ पे एक अवरोधात्मक संप्राप्ति पैदा हो रही है कफ की वजह से, वहां पर द्रवता बढ़ाने का इंडिकेशन करना चाहिए। और ये द्रवता बढ़ाने के लिए जिंगी शारदी योग या मंजिष्ठा और सारिवा, जैसा कि अभी पूजा मैम ने भी बताया कि पांच भौतिक चिकित्सा में मंजिष्ठा जो होता है अम्लधर्मी होता है और सारिवा जो होता है वो क्षारधर्मी होता है। इन दोनों को समान मात्रा में लेने से एक इसमें माधुर्य उत्पन्न हो जाता है और हमारी सारी की सारी धातुएं जो बनी हुई होती हैं वो अम्लधर्मी और क्षारधर्मी कॉम्बिनेशन के द्वारा ही बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर हम मंजिष्ठा और सारिवा का उपयोग करें जहाँ पर अवरोधात्मक संप्राप्ति की वजह से वायु का जो गति है उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा हो और यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो रहा हो। चिकन पॉक्स और मीजिल्स और चिकन पॉक्स की वजह से भी क्या होता है कि रक्त में क्षारधर्मिता बढ़ जाती है। मीजिल्स और चिकन पॉक्स जो होता है वो रक्त की क्षारधर्मिता को शरीर से बाहर निकालने का एक शरीर का प्रयास रहता है। तो कई बार MMR वैक्सीन वगैरह लगाने की वजह से वो रक्त की क्षारधर्मिता को शरीर के अंदर ही दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट व्याधियां भी करता रहता है। या मीजल्स और चिकन पॉक्स हुआ तो कहीं ना कहीं रक्त में क्षारधर्मिता तब भी बनी ही रहती है अगर प्रॉपर तरीके से क्षारधर्मिता नहीं निकली। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि चूंकि क्षारधर्मिता बढ़ी हुई है, मतलब हीट एक्सेसिवली बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे जो मीजिल्स रहता है वो रक्त धातु से एसोसिएटेड रहता है और चिकन पॉक्स जो रहता है वो मांस धातु से एसोसिएटेड रहता है। तो यहाँ पर भी हम द्रवता बढ़ाने के लिए मंजिष्ठा सारिवा या जिंगी शारदी योग का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रवाल और मंडूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रप्रभा और त्रिवंग को मिल्क के साथ, दूध के साथ दे सकते हैं, ये द्रवता बढ़ाएगा और प्रवाल और मंडूर भी द्रवता बढ़ाएगा। कई बार मीनोपाज के दौरान क्या होता है
कि मीनोपाज के दौरान हमारा क्या कहते हैं यूट्रस पृथ्वी महाभूत से बना हुआ होता है, तो पृथ्वी महाभूत का गुण कम हो जाता है। तो वहां पर हमको पृथ्वी महाभूत को बढ़ाने के लिए पृथ्वी और वायु महाभूत से बना हुआ रस, कषाय रस का सेवन करने का इंडिकेशन कहा जाता है कि जब हमारी ग्रोइंग एज हो और मीनोपॉज की कंडीशन हो तो वहां पे कषाय रस प्रधान द्रव्यों का उपयोग किया जाए। इसके अलावा गोंद जो होता है, बबूल का गोंद जो होता है, वो पित्त की द्रवता को बढ़ाने का काम करता है, या और साथ ही साथ पृथ्वी महाभूत को भी बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये हमको गोंद वगैरह का आहार उम्र के साथ में देना चाहिए। कई बार महिलाओं में यूरिन इनकॉन्टिनेंस या ड्रिबलिंग मिक्चुरेशन या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस वगैरह हो जाया करता है उम्र के साथ में। तो ये कहा गया है कि जो हमारा यूट्रस है वो अपान वायु के क्षेत्र में आता है, और अपान वायु फीटस के निर्हरण के दौरान, बार बार निर्हरण के दौरान और बढ़ती उम्र के साथ में ये अपान वायु दूषित हो जाती है। इसकी वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस वगैरह या ड्रिबलिंग मिक्चुरेशन, प्रोलैप्स यूट्रस, यहाँ पे पृथ्वी महाभूत को बढ़ाने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। एक बार एक केस का डिस्कशन किया गया है कि एक 60 साल की महिला जो जिसको यूट्राइन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसको सारे कार्सिनोमा वगैरह के टेस्ट किए गए। कार्सिनोमा के टेस्ट किए गए तो कार्सिनोमा के टेस्ट सारे निगेटिव आए, लेकिन उसको कहीं से ट्रीटमेंट से किसी भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट से बेनिफिट नहीं मिल रहा था, कार्सिनोमा भी निगेटिव था। तो उसमें उसके हेतुओं को देखा गया कि क्या हेतु रहे होंगे, तो उसमें हेतुओं में मिला कि वराई कुछ ऐसा करके लिखा गया है और कर्ड, दही, उसका सेवन किया गया। तो वराई जो होता है वो एक उष्णधर्मी कल्प था और कर्ड भी उष्णधर्मी होता है, उसकी वजह से एक्सेसिव उष्णधर्मिता उसकी बढ़ गई थी। तो उसको स्टॉप करा देने की वजह से उसका जो ये एक्सेस ब्लीडिंग हो रही थी वो कंडीशन रुक गई। इसके अलावा पूजा मैम ने एक केस और डिस्कस किया था कि रिकरेंट अबॉर्शन की वजह से किसी महिला का जो सेकंड बेबी था वो कमजोर पैदा हुआ। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से भी बताया गया है कि कई बार महिलाएं आती हैं, वो एक कंप्लेंट देती हैं कि इनफर्टिलिटी डेवलप हो गई या स्टेराइल हो गई, बांझ जिसे बोलेंगे, तो वो स्टेराइल हो गई। तो उनके पीछे जब हेतुओं पे जाएं तो उनमें कई बार रिकरेंट अबॉर्शन के हेतु निकल के आते हैं। अन्य हेतुओं में रिकरेंट अबॉर्शन के साथ में जो अनावश्यक दवाइयां, जिनको तर्कहीन दवाइयां कहेंगे, जिनका कोई मतलब नहीं है लेने का, वो ली जाती हैं, उनकी हिस्ट्री मिलती है। या खान पान में कटु, अम्ल, बेकार, सड़े गले, हानिकारक आहार विहार का सेवन किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी की जो हीट होती है, जैसे रिकरेंट अबॉर्शन में भी हीट एक्सेसिवली बढ़ गई। हीट जब एक्सेसिवली बढ़ गई क्योंकि पृथ्वी धातु को हमने कम कर दिया। जब पृथ्वी धातु को हमने कम कर दिया तो वहां पे पृथ्वी कहीं से भी अगर पृथ्वी निकाल देंगे तो वहां पे जैसे जमीन से ही पृथ्वी निकाल दिया, गड्ढा खोद दिया, तो वहां पे आके वायु इकट्ठी हो जाएगी। जो वायु इकट्ठी हो जाएगी, वायु और अग्नि दोस्त है, तो वायु अकेले इकट्ठी नहीं होगी, अग्नि भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वायु हमेशा अग्नि को बढ़ाने के काम में आती है। वायु से कभी भी अग्नि बुझाई नहीं गई आज तक। तो जब यूट्रस को भी रिकरेंट अबॉर्शन के केस में पृथ्वी महाभूत को हमेशा डिस्टर्ब किया गया तो हीट बढ़ गई एक्सेसिवली। अच्छा, एक्सेसिवली हीट बढ़ गई तो वहां पे क्या हुआ कि द्रव गुण कम हो गया। हीट ने द्रव गुण का अवशोषण कर लिया, द्रव गुण का अवशोषण कर लिया। इसके अलावा जब द्रव गुण कम हो गया, द्रव गुण अग्निशामन का कार्य करता था, तो अग्नि का शमन भी अब कम हो गया। पहले जो हीट बढ़ी थी, हीट को द्रव गुण कम कर सकता था, लेकिन अब द्रव गुण भी कम हो गया तो हीट एक्सेसिवली और बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि सॉलिड और स्टेबल प्रॉपर्टी जो थी पृथ्वी महाभूत की, वो अब और कम हो गई और कम हो गई। तो ये जो बढ़ी हुई ऊष्मा, एक्सेसिवली बढ़ी हुई ऊष्मा ने शारीरिक तत्वों की क्षति करनी शुरू कर दी।
तो ऐसी कंडीशन में जो महिलाएं होती हैं वो डिफरेंट तरीके के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को लेके आती हैं, अलग अलग तरीके के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को लेके आती हैं, साथ में इनफर्टिलिटी की कंडीशन को भी लेके आती हैं। ऐसी कंडीशन में उपचार क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले जिन जिन हेतुओं को बताया उन हेतुओं का परित्याग मतलब निदान परिवर्जन करना चाहिए। स्वर्ण गैरिक को प्रवाल भस्म के साथ अगर देते हैं तो ये हीट को कम करता है। प्रवाल भस्म भी हमारी आम्लधर्मी औषधि है, हीट को कम करेगा। इस तरीके की रिकरेंट अबार्सन के केस में ड्रग ऑफ चॉइस कूष्मांड रहती है। कूष्मांड कद्दू को कहते हैं। कूष्मांड की जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो द्रव गुण को बढ़ाएगा। कूष्मांड डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है कि डायूरेटिक जो है वैसे तो ये द्रव गुण को और निकालेगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि यूरिन में जो हमारे टॉक्सिन्स हैं अभी जिनकी वजह से उष्णधर्मिता बढ़ी हुई है, तो वो उष्णधर्मी टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर करता है। कूष्मांड ऐसा कार्य करता है। साथ में इसका रस जो होता है मीठा होता है और डिमल्सिफायर होता है। ये कूष्मांड एक तरीके से अपने इन रसों की वजह से पोषण का भी कार्य करता है यूट्रस को। इसके अलावा जले हुए जो ऊतक जल गए हैं उनको वापस अपनी स्टेज में लेके आता है। तो ये कूष्मांड यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस माना गया है। इसके अलावा चंद्रप्रभा, त्रिवंग और जाम्बूल का त्वक जो होता है, उसका अंदर वाला त्वक जो होता है, उसका इन्फ्यूजन देने के लिए इसमें इंडिकेशन कहा गया है। अच्छा, ये तीनों चीजें चंद्रप्रभा, त्रिवंग और जाम्बूल क्या करेगा? यूट्रस को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और पूर्व अवस्था में ले आएगा। जो उसकी जो मसल की वीकनेस हुई है रिकरेंट अबार्सन की वजह से, उसको प्रॉपर स्टेज में ले आएगा। अगर यहाँ पे अम्लपित्त भी है तो अम्लपित्त के लिए हम अम्लपित्त भी होगा कौन सा वाला? उष्ण और तीक्ष्ण गुण की वजह से क्षारधर्मी अम्लपित्त होगा, तो वहां पे स्वर्ण गैरिक का भी इंडिकेशन किया जा सकता है। साथ में अभी पूजा मैम ने बताया कि कांति प्रभा जिसमें चंद्र प्रभा 10% है और पद्मक काष्ठ 40 है, मतलब 20% चंद्र प्रभा और 80% पद्मक काष्ठ। ये कांति प्रभा का भी इसमें इंडिकेशन किया जा सकता है। इसके अलावा चश्मे वाला कॉन्सेप्ट कल हो गया था। क्यूरेटिंग डीएनसी की वजह से क्या होता है ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसको एक बार रिपीट और कर लेते हैं कि क्यूरेटिंग की वजह से जो हमारी स्मॉल और माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं यूरेटर की, उन पे प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंडोमेट्रियम का इक्विलिब्रियम डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि खुरचने के बाद शांत करने वाला या मजबूत करने वाला कोई इलाज इसमें नहीं किया जाता है। तो इससे क्या होता है, यूट्रस को नॉर्मल से डिसीज्ड कंडीशन में पहुंचा दिया जाता है। तो इसमें चिकित्सा क्या करनी चाहिए? सॉलिड एंड स्टेबल प्रॉपर्टी कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने का ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? वही चंद्रप्रभा को जाम्बूल त्वक, जाम्बूल के अंदर की जो त्वचा है और त्रिवंग भस्म के साथ इसका हॉट इन्फ्यूजन उसको नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए देना चाहिए। इसके अलावा टॉनिक्स का भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कई लोग ये चर्चा कर रहे थे कि भाई टॉनिक्स क्या बैड इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे आते हैं कि अगर टॉनिक्स प्रॉपरली अगर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो क्या करता है कि ये क्या कहते हैं, ये क्या करता है कि अग्नि मान्यता कर देता है। अग्नि मान्यता करने की वजह से वहां पर एक ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी या कॉन्स्टिपेशन जैसी पैथोलॉजी को जन्म देता है। कॉन्स्टिपेशन की पैथोलॉजी को जन्म देता है तो वो गर्भ में पल रहे बच्चे पे एडवर्स इफेक्ट प्ले करता है। एडवर्स इफेक्ट प्ले करता है तो ऐसी कंडीशन में कहा गया है कि अच्छा, टॉनिक्स क्या करता है कि ये लीवर को अपने प्रॉपर फंक्शनिंग करने नहीं देता। हम बाहर से ही कुछ दे रहे हैं तो लीवर को बाहर से ही न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं तो लीवर को एक तरीके से पैरालाइज कर दे रहे हैं कि अपना काम वो करेगी ना, हम सब कुछ तुम्हें बाहर से ही दे देंगे। तो वो चीज एक तरीके से गलत हो जाती है। अग्नि मान्यता की कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन
और कॉन्स्टिपेशन के केस में यहाँ पे परगेटिव ड्रग्स को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोला गया है। प्रेगनेंसी में कोई भी परगेटिव ड्रग्स का कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोला गया है। तो ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को केवल हम बैलेंस डाइट पे रखें और फीटस की ग्रोथ को मॉनिटर करते रहें। तो इतना ही है सर। ठीक है। जब भी ये अत्यार्तव होता है, जब हैवी मेंसेस होते हैं, तो जम्बूत्वक फांट के साथ ये जम्बू कांति जो दिया जाता है, जम्बूत्वक फांट के साथ अपान काल में दिया जाता है, खाने के पहले। जम्बू जो रहता है वो कषाय रसात्मक स्तंभक रहता है, वात पित्त शामक रहता है, रक्त वाहिनियों का संकोचक रहता है, इससे रजस्राव कम होने में उपयोग होता है। दूसरा चंद्रप्रभा और गिरिज ये दिया जाता है, तो ये पृथ्वी महाभूत वर्धक है, वात पित्त शामक है, रक्त स्तंभक योग है, ये गर्भाशय को बल बढ़ाने वाला है, अपुनर्भव के लिए भी विशेष उपयुक्त है। तीसरा प्रवाल और मंडूर दिया जाता है व्यानुदान काल में। आशा जी आपने हैंड रेज किया है, श्वेता जी आपने हैंड रेज किया है। सर ये जो अभी सर बता रहे थे ना कि कोई भी मतलब लिक्विड टॉनिक वगैरह नहीं देना चाहिए, तो ये जो मासानुमासिक काढ़े आते हैं वो भी क्या इंडिकेटेड नहीं? ये तो हर्बल है ना, वो केमिकल है, ये हमारे इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये सब मासानुमासिक काढ़े। ओके, मतलब जो हम रक्त प्रसादन के लिए जो देते हैं टॉनिक वगैरह वो नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी में? एलोपैथी का जो टॉनिक है वो नहीं देना। ओके ओके ठीक। हाँ श्वेता जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर एक ही चीज, ये जो मतलब हम इतना जो इसमें पढ़ रहे हैं गर्भाशय के बारे में ना, कि गर्भाशय निकालने से जो इतने प्रॉब्लम्स होते हैं फीमेल्स में, तो यहाँ मतलब मराठी बुक में उन्होंने एक ये सेंटेंस भी दिया है कि आफ्टर 40 यानी मेनोपॉज के पास में अगर ये सर्जरी करनी पड़ती है तो फिर वो मतलब इतनी बाधक नहीं होती है। ये उन्होंने जो बताया है कि ये जल्दी जो निकाल देते हैं गर्भाशय, उसमें तकलीफ ज्यादा होती है। तो अभी उन्होंने लिखा है 40च्या पुढे हा त्रास फार होऊन लागल्यास तेथे शस्त्रकर्म केल्यानंतर विशेष बाधक ठरत नहीं। तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने इसमें ये हो जाते हैं ना कि यहाँ गर्भाशय निकाल दिया है तो पृथ्वी माभूत, तो हम मतलब इसको ऑब्वियसली अभी ये सीख रहे हैं, तो जब पेशेंट आते हैं तो ये हमारे दिमाग में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि निकाल देना ही चाहिए, हम नहीं, हाँ, रोकने का कोशिश तो कर सकते हैं ना। यस सर, यस सर। नहीं मैं ये नहीं, हाँ डेफिनेटली। त्रिदोष चिकित्सा में भी एक सिद्धांत आया है कि अगर जो किसी आशय को शरीर से निकालते हैं, किसी भी आशय की सर्जरी करते हैं, तो वात की वृद्धि हो जाती है। ठीक है जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो नहीं सर, ये तो बराबर है, हमको तो रोकना ही है जहाँ तक हो सके। पर एक ये मतलब मैं तो बुक में से पढ़ रही हूँ, ऐसा लिखा है कि तरुण वय में गर्भाशय निकाल दिया तो रक्त धातु की शुद्धि होने का मार्ग बंद हो जाता है। यस। बाकी आप 40 के बाद नहीं होता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। गर्भाशय के अलावा आप अगर जो गाल ब्लैडर भी निकालेंगे, वो पित्ताशय निकालने के बाद भी आपकी वात वृद्धि होगी और ये सब गुण डेवलप होंगे, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ने वाले। क्योंकि वात की वृद्धि अकेले नहीं होगी, साथ में अग्नि को भी बढ़ाएगी। अग्नि वहां पे भी होती है, अग्नि तो पूरे शरीर में है। ठीक है, तो अगर कंपैरेटिव स्टडी किया है, उन्होंने बोला कि 40 के बाद निकाले तो कुछ नहीं होता, लेकिन पहले निकाल दे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन निकालना नहीं चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ मिश्रा जी बोलिए, कंप्लीट करिए आप। जी वही, मतलब कोई भी आशय को अगर जो शरीर से निकालें तो वहां पे वात वृद्धि होती ही होती है। और शरीर में अग्नि जो पित्त की वजह से होती है, पित्त अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अपेंडिक्टोमी भी नहीं करना चाहिए, अपेंडिक्स भी नहीं निकालना चाहिए, कुछ नहीं निकालना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, जब तक बहुत ही जरूरत ना हो तब तक किसी भी आशय को छेड़ना नहीं चाहिए। जी। जैसे आजकल नॉर्मल प्रैक्टिस में एक फैशन बना लिया है हमारे सर्जन्स ने कि कोई भी मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया का केस आता है तो पहले तो हार्मोन्स दे के उसको सबसाइड करने की कोशिश की जाती है, और जनरली ये नहीं हो पाते हैं। और मैंने कई सारे केसेस में देखा कि ट्रिनेक्सा टैबलेट आती है, ट्रिनेक्सा टैबलेट की डोज बढ़ाते रहे, एक्सेसिवली बढ़ा दी, लेकिन वो ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हुई। अल्टीमेटली क्या एडवाइस करते हैं कि पैप स्मीयर करा लो। पैप स्मीयर कराने के बाद में अगर नहीं भी कैंसर निकला
ठीक है, तो भी निकालना है, निकल गया तो अब तो निकालना ही निकालना है, जस्टिफाई हो गया कि अब तो निकालना ही निकालना है। और ऐसी कंडीशन में मैंने शिला सिंदूर का हरवा अमृता मोती प्रवाल से जो ट्रिनेक्सा की डोज बढ़ाते बढ़ाते वो नहीं कर पाए, वो एक सिंगल डोज ने काम कर दिया, है ना। तो ये सब चीजें मतलब हमारी आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, हम अगर पांचभौतिक पे विचार ना भी करें तो आयुर्वेद की औषधियां जो होती हैं जनरली वहां पे शुरू होती हैं जहाँ पे उनका सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जहाँ पे एलोपैथ खत्म हो रहा है वहां पे आयुर्वेद शुरू हो रहा है। जी जी ये कमल मैम कुछ बोलना चाहती हैं? सर गुड इवनिंग। हाँ। सर मुझे ये पूछना था सर से कि अभी सर ने बोला ना रिकरेंट एबॉर्शन के बारे में, तो हैबिचुअल एबॉर्शन के बारे में क्या कि उसमें हैबिचुअल एबॉर्शन करने के बाद यूटेरस का इंटरनल जो स्ट्रक्चर रहता है वो डिस्टर्ब रहता है, तो कभी कभार सेप्टेड बाइकॉर्न यूटेरस या सेप्टेड यूटेरस रहता है, तो उस टाइम पे भी पेशेंट कंसीव होने के बावजूद भी मिसकैरेजेस या 1 ट्राइमेस्टर में भी उसका हैबिचुअल एबॉर्शन होता है। तो इसमें दोषों का और महाभूत का विचार करके कैसे किया जा सकता है कि कभी हैबिचुअल कभी एबॉर्शन है तो वायु का प्रकोप है ना वहाँ पे, हाँ वायु का पार्थिवता कम प्रकोप है। तो गया, लेकिन जो मैम का आवाज कट गया, आपने म्यूट कर दिया। कौन सा महाभूत अधिक हम मानेंगे, पृथ्वी महाभूत मानेंगे या वायु बढ़ जाता है इसीलिए हैबिचुअल एबॉर्शन अभी होता है, सर पृथ्वी अभी की सर ने बोला ना कि धारणा शक्ति कम हो जाती है। अभी सर ने बोला ना कि पृथ्वी महाभूत का आकाश के कारण पृथ्वी महाभूत का जो कैविटी जो वायु का कैविटी रहता है ना वो कम होता है और पृथ्वी महाभूत का अधिक कम होने की वजह से उधर रहता है। तो हैबिचुअल एबॉर्शन में सर जो सेप्टेड यूटेरस का नॉर्मल स्ट्रक्चर ही चेंज होता है, तो उसमें महाभूत का कैसे विचार करें हम? किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन जो ये अबॉर्शन होगा, यहाँ पे बात वो नहीं आ रही है कि रिकरेंट अबॉर्शन की बात आई है। आइदर दिस इज बिकॉज ऑफ एनी पैथोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल कंडीशन और बिकॉज ऑफ एनी विल ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में पैथोलॉजी एक ही तरीके की डेवलप होगी मैम, हाँ कि पित्त की उष्णता तीक्ष्णता ही बढ़नी है, शरीर में हीट एक्सेसिवली बढ़नी है और उसकी वजह से सारी पैथोलॉजी ये डेवलप होनी है। अगर वायु भी हम देखें कि ये वायु की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो वायु का जो रुच्छ गुण होगा वो वायु का रुच्छ गुण वायु के कफ के द्रव गुण को सुखा देगा, ठीक है। तो वहां पे पृथ्वी महाभूत की एक तरीके से क्या कहते हैं कमी हो जाएगी। द्रव गुण जो होता है पृथ्वी का कफ की वजह से जो नॉर्मल द्रव गुण होता है पृथ्वी का, उसको सुखाने की वजह से पृथ्वी के गुण की कमी कर देगा। पृथ्वी के गुण की कमी कर देगा तो वायु की वहां पे और एक्सेसिवली वृद्धि हो जाएगी। और जब वायु की वृद्धि हो जाएगी तो वायु जैसे हर जगह आग है, तो वायु जहाँ पे आएगी तो आग को और ज्यादा भड़का देगी। हवा हमेशा आग को भड़काएगी, आग को भड़काएगी तो एक्सेसिव हीट पैदा होगी। एक्सेसिव हीट पैदा होने की वजह से ये सारी की सारी संप्राप्तियां कि रिकरेंट अबॉर्शन के केसेस में आइदर इनफर्टिलिटी हो गई या स्टेरिलिटी हो गई या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है। इसके और भी हेतु हैं, और भी हेतुओं में जो हमारा आहार भी मॉडर्न मेडिसिन सर बोलते हैं कि सर वो यूटेराइन जो सर्कुलेशन रहता है ब्लड का वो कम हो गया, तो ये कफ की द्रवता कम होने की वजह से क्योंकि वायु की रुक्षता के कारण ही कम हो गई, ये मान सकते हैं ना सर इधर? वायु का चल गुण भी होता है जी, निश्चित रूप से वायु की रुक्षता के कारण कम हो गई। ठीक है सर, बोलिए सर। ठीक है, पूजा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर पूजा मैम। हाँ नमस्ते सर। डॉक्टर कमल मैडम, मैं आपको इसका बताना चाहती हूँ हैबिचुअल एबॉर्शन का एज पर पांचभौतिक। हमारे एक गुरु है वो पुणे में प्रैक्टिस करते हैं, वो पांचभौतिक और शी इज गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेणुका कुलकर्णी। तो उनका एक वेबिनार में मैंने सुना था, उनका कहना है कि बीज दृष्टि होता है हैबिचुअल एबॉर्शन में। बीज दृष्टि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैबिचुअल एबॉर्शन। तो बीज दृष्टि में जैसे हम यहाँ पे ऋतु अंबु क्षेत्र का विचार करते हैं ना, तो इसमें बीज मतलब ओहम और अंबु हार्मोनल लेवल्स को बताते हैं, और क्षेत्र को जो हमारा यूटेराइन एनाटॉमी वो है, और ऋतु मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो हैबिचुअल एबॉर्शन में बीज दृष्टि होता है, उसमें ओहम की जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर होता नहीं है,
ड्यू टू रजोदृष्टि। तो रजोदृष्टि क्यों होता है? क्योंकि वहां पे उदान वायु का भी जैसे कि आज का जो लाइफस्टाइल हुआ है, जो जंक और ये सीडलेस फूड खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, जैसे देखिए अभी जो फ्रूट्स खाते हैं लेडीज, उसमें सीडलेस फ्रूट्स खाते हैं, तो वहां पे सीड्स नहीं जाता है। बीज का यहाँ अंश कल्पना हमको करना पड़ेगा विचार। जठराग्नि मानदेय होगा, फिर आम निर्मिति, उससे स्त्रोतरोध होके विरुद्ध आहार विहार करके धातुवाग्नि मानदेय आ जाएगा। और जैसे कि हमको पता है रस का उपधातु रज, स्तन्य, रज, रक्त, ये सबका ही ये होता है, इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा इसमें। मतलब रस, रक्त प्लस उसके उपधातु स्तन्य और रज, इन चारों का दृष्टि होके वो मांस धातु पे भी अफेक्ट करता है। तो जो बीज फॉर्म होगा उसमें भी दृष्टि आता है। दैट्स व्हाई हैबिचुअल एबॉर्शन टेक्स प्लेस। और प्लस उसके साथ यूटेरस भी जैसे कि अभी समझो एबॉर्शन हो रहा है तो बाद में कोई कोई जाके डीएनसी भी करता है, तो वहां का पृथ्वी भी वो मतलब निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके, उसके जो लेयर्स है ना वो कम होते हैं। आप एक बार मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताती हूँ, हैबिचुअल एबॉर्शन के केसेस में रूबेला पॉजिटिव पेशेंट्स आपको काफी मिलेंगे, टॉर्च पॉजिटिव पेशेंट्स भी आपको बहुत मिलेंगे। आप ये है ना, मैं जो बता रही हूँ ना, आप प्रैक्टिकल आपकी जिनकी भी गायनिक प्रैक्टिस है वो थोड़ा रिमाइंड करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलरली 90% केसेस यही आएंगे जो हैबिचुअल एबॉर्शन में उनको एक तो रूबेला पॉजिटिव आता है और टॉर्च पॉजिटिव भी आता है। इसमें ना मैम हमको रक्त धातुवाग्नि का वर्धन करना जरूरी है। उसमें सर जैसा बताते हैं रक्तपाचक देना चाहिए और साथ में रक्त प्रसादन भी करना चाहिए जिंगी शारदी देख के। और कृमिग्न भी, हमको कृमि का भी यहाँ पे विचार करना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो यू कैन प्लान फॉर शिरोधारा आल्सो, तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो भी आ जाएगा पेशेंट का लेवल में। और कोई अगर उत्तर बस्ती करता होगा तो रजोदृष्टि के लिए बहुत अच्छा उसके रिजल्ट है। मैडम मुझे हेलो, हाँ, आपने बोलिए। मैम बोला ना अभी जो 4 पॉइंट बोले कि प्रेगनेंसी के लिए, तो वो सब आफ्टर पंचकर्म के बावजूद भी शुद्धि होने के बावजूद भी पेशेंट का कंसेप्शन होने के बाद जब पेशेंट का कार्डियक एक्टिविटी स्टार्ट होके फिर रुक जाती है, तो उस टाइम पे हम ये बीज दृष्टि माने या रक्त धातु दृष्टि आपने जो बोला या कृमिघ्न बोले, तो वो तो उस टाइम पे मॉडर्न लोग बोलते हैं कि यूटेराइन सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ और रूबेला जो टॉर्च टाइटर पॉजिटिव, लेकिन टॉर्च का रूबेला वैक्सीन भी लेने के बावजूद भी जब उनका रेशियो ज्यादा रहता है सीएमई वगैरह रूबेला का, तो उस टाइम पे हम मैम बीज दृष्टि कैसे विकृत माने, क्योंकि कंसीव तो हुआ और जो रप्चर ओहम रप्चर हो गया वो भी 14 डेज में हो गया और उसका ईटी एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइनिंग वो भी अच्छी तरह से हो गई, पेशेंट भी नहीं हेल्दी है। आप मैंने जो आपको पॉइंट दिखाया ना मैडम, अभी आपने कुछ क्वेश्चन था हैबिचुअल के रीजन एज पर पंचभौतिक, तो मैंने ये आपको कॉजेस बताए, दीज आर द कॉजेस कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और इस पे आप ये कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया है। मतलब आप उत्तर बस्ती करते होगे तो रजोदृष्टि चला जाएगा। हाँ, और आप बिफोर कंसीव आपको फल ग्रुप के ही करती हूँ उसमें उत्तर बस्ती क्षार तेल का भी फर्स्ट साइकिल में करोगे तो गर्भ संभव शोधन होता है ना उससे, क्षार तेल से फर्स्ट साइकिल में, और बाद में आप फलग्रुप का सेकंड साइकिल में देना चाहिए, क्योंकि आप पहले शोधन करना चाहिए। जैसे सर हमको सिखाते हैं ना, शिरो विरेचन द्रव्य से पहले ये कीजिए और बाद में बृहन्नस से, उसी तरह यहाँ पे ऐसा काम चलेगा मैडम उत्तर बस्ती में। ओके जी, ये देखिए कांति प्रभा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 10 नंबर का। कांति प्रभा में चंद्र प्रभा, पद्मक, जम्बू, स्वर्णगैरी और मृगशृंग भस्म, अच्छा टोटल 5 चीज होते हैं। हाँ सर, पद्म कांति वही है सर, पद्म काष्ठ और चंद्र प्रभा, और कांति प्रभा में ये है सर। हाँ ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं 8:15 बजे। थैंक यू, और हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सभी लोगों का, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर, प्रणाम। थैंक यू सो मच सर।